हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आइडियल यूथ क्लब की ओर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं तथा मैं आज बताने वाला हूं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तथा एक विश्व पटल पर बहुत बड़ा संगठन है। इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं आज। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तथा विश्व स्तर पर बहुत ही ख्याति प्राप्त संगठन है और इसका स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के राष्ट्र संघ के स्थापना से ही इसका प्रारंभ हो गया था बीज, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब 1919 ईस्वी में समाप्त हुआ था तो उस समय राष्ट्र संघ का स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था, जो जिसका की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने के लिए किया गया था। परंतु उसके असफल हो जाने के कारण, राष्ट्र संघ के असफल हो जाने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से राष्ट्र संघ के विफल होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना गया तथा इस संघ का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता देशों के द्वारा किया गया तथा यह निश्चित किया गया कि आगे फिर इस प्रकार का युद्ध, विश्व युद्ध भविष्य में नहीं हो। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विजेता देशों के द्वारा इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया। तथा हम देखते हैं इसमें इसके स्थापना के दौरान उस समय तत्कालीन 3 बड़े बड़े नेताओं थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे, जिसमें कि रूसी राष्ट्रपति एम.के. स्टालिन थे तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इसी के इशारों पर, इन्हीं 3 नेताओं, प्रमुख नेताओं के इशारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया, जिसका की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी है। तथा इनका स्थापना इसलिए किया गया कि भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध या इस तरह का कभी विश्व युद्ध ना हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। और इसका हम मुख्य कार्य देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का देखभाल करना तथा आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी इसके सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास का निगरानी रखना तथा मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखना तथा विश्व शांति कायम रखना। यानी हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन था जो कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए इसे बनाया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन विजेता नेताओं के द्वारा बनाया गया था। इसके संस्थापक सदस्य देश में 51 सदस्य देश थे, यानी कि तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय इसके अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 51 थे। यानी हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश 51 थे, जिसमें तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र पर 50 सदस्य ही हस्ताक्षर किए थे और 51वां सदस्य देश पोलैंड के द्वारा बाद में हस्ताक्षर किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों में 51वां सदस्य देश कौन था, तो वो पोलैंड था। और तत्काल 51वां सदस्य देश पोलैंड जो थे वो संस्थापक सदस्य देशों में स्थापना के बाद साइन किए थे और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर अभी 193 सदस्य देश हो गया है हाल फिलहाल में। यानी 193वां सदस्य देश का नाम बोले तो 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, जो सूडान के निचले हिस्से, यानी सूडान के दक्षिणी भाग से निर्माण होकर अलग होकर बना है दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान 2011 ईस्वी में, दक्षिणी सूडान को 2011 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बनाया गया। और आगे देखते हैं इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क का मैनहट्टन द्वीप, यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मैनहट्टन द्वीप पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है तथा इसका सचिवालय का विस्तार 17 एकड़ ज़मीन में है। 17 एकड़ ज़मीन में 39 मंजिला इमारत पे है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तथा यह जो ज़मीन था 17 एकड़ ज़मीन, इसे दान में दिया गया था, जो कि जॉन डी रॉकफेलर नाम के आदमी के द्वारा दिया गया था, जॉन डी रॉकफेलर। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा अभी 6 है, परंतु जिस समय यह प्रारंभ हुई थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिस समय प्रारंभ हुआ था, स्थापना के समय इसका यह 4 राजभाषा लेके चले थे। 4 राजभाषा में थे अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी तथा चीनी। यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात अरबी और स्पेनिश का उस समय वर्णन नहीं था। अरबी और स्पेनिश को 1973 ईस्वी में जोड़ा गया
अरबी और स्पेनिश को 1973 ईस्वी में जोड़ा जाने के बाद संघ की राजभाषा 6 हो गई। जब संघ की राजभाषा 6 हो जाने के बाद इसे अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी तथा स्पेनिश, यानी 1973 ईस्वी में अरबी तथा स्पेनिश को जोड़ने के बाद संघ की राजभाषा 6 हो गई, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी तथा स्पेनिश। परंतु संघ की कार्यालयी भाषा 2 ही है। संघ की कार्यालयी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच हैं। और ये अभी वर्तमान में देखा जाता है कि बार बार कई देशों के द्वारा यह आवाज़ भी उठाया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा को एक कर देना चाहिए, जो कि अंग्रेजी को कर देना चाहिए। परंतु जो है कुछ देशों के द्वारा ऐसा भी बात किया जाता है कि नहीं, राजभाषा एक अधिकार है, राजभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए, इससे राजभाषा का विस्तृत जानकारी सभी को मिलेगा, इसी कारण राजभाषा बढ़ाना भी चाहिए। इसी उहापोह की स्थिति में भारत की ओर से हिंदी को भी शामिल करने की बात कही गई, क्योंकि हिंदी जो है विश्व की दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है, परंतु अभी तक हिंदी को शामिल नहीं किया गया है। और इसमें जो हम अंग्रेजी देख रहे हैं, ये अंग्रेजी अमेरिकी अंग्रेजी नहीं बल्कि ब्रिटिश अंग्रेजी को संघ की राजभाषा में शामिल किया गया है, क्योंकि अमेरिकी अंग्रेजी और ब्रिटिश अंग्रेजी दोनों अलग अलग होते हैं, तो ब्रिटिश अंग्रेजी को संघ की राजभाषा में शामिल किया गया है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे संघ का राष्ट्र ध्वज के बारे में। तो संघ का राष्ट्र ध्वज जो है, इसका पृष्ठभूमि हल्की नीली है तथा इसमें श्वेत रंग से संघ का प्रतीक है। तो इस तरह से हम इसका राष्ट्र ध्वज बना के देख लेते हैं। तो ये आयताकार तथा इसके बीच में 2 ओलिव की शाखा है जो शांति का प्रतीक है, तथा इसके बीच में वर्ल्ड मैप है जो कि श्वेत रंग से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि जो है वो हल्की नीली है तथा श्वेत रंग से संघ का प्रतीक है। संघ का प्रतीक में क्या है, तो संघ का प्रतीक में 2 ओलिव की वक्राकार शाखा तथा इसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इसका बजट जो है पेश किया जाता है, बजट पे विचार एवं अनुमोदन किया जाता है, महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का ही प्रमुख अंग में है, इसे हम आगे देखेंगे। और प्रत्येक 2 वर्ष पर नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पेश किया जाता है, जो कि महासभा के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 अंग का स्थापना किया गया, जिसको हम आगे देखेंगे। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ा वैश्विक संस्था है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इसे चलाने के लिए 6 अंग का स्थापना किया गया। जो 6 अंग को हम लोग इस तरह से देखेंगे। इस 6 अंग को देखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बनाए हैं, देखिएगा आप लोग, इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, परंतु थोड़ा पढ़ाई में कुछ, जैसे कहते हैं ना, खाना में दाल भात के साथ चटनी आ जाए तो थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, उसी प्रकार यदि पढ़ाई में कुछ थोड़ा अलग करने का प्रयास करें तो इससे रिजल्ट होने में आसानी हो जाता है। तो इसके 6 अंक का फॉर्मूला है, ट्रिक है आम सुसट। इसे 2-3 बार दोहराइएगा, आम सुसट। इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद इससे जो लेटर बनता है या अक्षर जो बनता है, इससे प्रारंभिक अक्षर से बनने वाले शब्द, यही 6 अंग हैं। तो आइए एक एक करके इसे देखते हैं। 1 नंबर आ से हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद, आम सुसट। मो से हो जाएगा महासभा, सु से सुरक्षा परिषद, सो से सचिवालय तथा यहाँ टो का उच्चारण होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। आम सुसट ये ट्रिक में प्रयोग करने के लिए वहाँ पे टो का प्रयोग किए हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल का हिंदी होता है प्रन्यास परिषद। तथा अंतिम में 6ठा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि हम कह सकते हैं आम सुसट। इस या संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंक को याद करने का आसान तरीका है, आसान और बेहतरीन तरीका है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका कि हिंदी प्रन्यास परिषद होता है, और 6ठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब हम बारी बारी से दोस्तों इसके 6 अंक के बारे में विस्तृत जानेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के आगे 6 अंक के बारे में। आम सुसट आर्थिक और सामाजिक परिषद पहला अंग है। इस ट्रिक के अनुसार लिखे हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। इसके सदस्य संख्या 54 है। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, अर्थात 24 अक्टूबर 1945 के समय, उस समय इसका सदस्य संख्या 18 था। परंतु ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा यह संगठन आगे बढ़ा, उस समय उसके बाद इसका संशोधन करके इसके सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाया गया। अर्थात प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 18 थे तथा बाद में 18 से बढ़ाकर इसे 27 किया गया, फिर से 27 से बढ़ाकर इसे 54 कर दिया गया। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में वर्तमान में सदस्य संख्या अभी 54 है, जो कि प्रारंभ में 18 थे। 18 से 27 जो बढ़ाकर किया गया या 1966 ईस्वी, उसके
अधिकार पत्र में संशोधन करके इसे किया गया। 1966 में बढ़ाकर 18 से 27 कर दिया गया तथा 1973 में जिस समय की 2 अन्य भाषा को जोड़ा गया था, अरबी तथा स्पेनिश को, 1973 में इसकी संख्या बढ़ाकर 27 से 54 कर दिया गया तथा इसके सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और प्रत्येक वर्ष इस सदस्य के कार्यकाल में जितने सदस्य होते हैं प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। यानी कि जो सदस्य इसमें चुनाते हैं, जो सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं वो 3 वर्ष के लिए चुनाते हैं तथा प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं और जो सदस्य 1/3 सदस्यों में से जो सदस्य पदमुक्त हो चुके हैं वह पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। भारत अभी वर्तमान में इसके सदस्य चुनाए हुए हैं जिसका कि कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक है तथा इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक, इसका कोई भी निर्णय सदस्य देशों के साधारण बहुमत के द्वारा होता है तथा इसका बैठक वर्ष में 2 बार होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का बैठक वर्ष में 2 बार होता है जो कि प्रति वर्ष के अप्रैल तथा जुलाई माह में होता है। अब अप्रैल माह में जो बैठक होता है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होता है तथा जुलाई माह में जो बैठक होता है वह जेनेवा शहर में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद का बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 बार होता है, जो अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में होता है। इस क्रम 6 अंगों के क्रम में हम आर्थिक और सामाजिक परिषद को देख लिए। अब आगे देखते हैं महासभा के तरफ। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। अर्थात महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधि, सभी देश अपना अपना प्रतिनिधि भेजता है तथा सभी देशों का एक सदस्य मौजूद रहता है। इतनी भारी संख्या होने के कारण इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है तथा इसमें सभी देश अपने प्रतिनिधि के रूप में 5 सदस्य को भेज सकते हैं, अधिकतम 5 सदस्यों को भेज सकते हैं, परंतु 5 सदस्यों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। 5 सदस्यों में से एक वोटिंग गिनाता है, यानी पर एक देश के लिए 1 वोट का गिनती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी देश अपने अपने 5 प्रतिनिधि अधिकतम भेज सकते हैं, परंतु वोट एक होगा और इसका कोई भी निर्णय 2/3 बहुमत के द्वारा होता है। जिस प्रकार हम लोग आर्थिक और सामाजिक परिषद में देखें, आर्थिक और सामाजिक परिषद का निर्णय साधारण बहुमत के द्वारा होता है, उस प्रकार महासभा में कोई भी निर्णय 2/3 बहुमत के द्वारा होता है तथा इसका नियमित सत्र, जिस प्रकार हम देखें आर्थिक और सामाजिक परिषद का बैठक वर्ष में 2 बार हो रहा था, उसी प्रकार महासभा का नियमित सत्र सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। अर्थात महासभा का नियमित सत्र सितंबर का तीसरा मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है और इसी नियमित सत्र में महासभा के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। जैसे में कि कोई नए देशों को सदस्यता ग्रहण करवाना हो तो यह कार्य नियमित सत्र के दौरान होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश को महासभा के कार्य नए देशों की सदस्यता का ग्रहण करवाना है। इस नियमित सत्र के दौरान इसको नए देशों की सदस्यता ग्रहण करवाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को चुना जाता है इस नियमित सत्र के दौरान तथा महासचिव की नियुक्ति भी इसी नियमित सत्र के दौरान किए जाते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है इसे तथा यह सचिवालय के प्रधान होते हैं। आगे देखेंगे सचिवालय का प्रधान महासचिव होते हैं जिसका की नियुक्ति महासभा के द्वारा किया जाता है, परंतु सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि महासभा के जितने भी कार्य हैं, यानी नए देशों की सदस्यता ग्रहण करवाना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश को चुनना, महासचिव की नियुक्ति करना तथा बजट पारित करना, बजट का अनुमोदन करना, बजट पे विचार विमर्श करना, ये सभी सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के सलाह पर महासभा कार्य करता है और इसे विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। तो इसका कार्य जो है नए सदस्य देशों की सदस्यता ग्रहण करना है तथा बजट पारित करना है इत्यादि वगैरह कार्य हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे दोस्तों देखेंगे आम सुसट क्रम को भी देखते हुए याद करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे। यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद देख लिए, महासभा देख लिए, अब हम आगे सुरक्षा परिषद के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद को देख लिए थे, महासभा को देख लिए थे। अब तीसरा अंग देखते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका के रूप में जाता है तथा इसका जिम्मेवारी, सुरक्षा परिषद का जिम्मेवारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यही जिम्मेवारी के कारण से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के कारण से इसे दुनिया का पुलिसमैन का भी संज्ञा दिया गया है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन क्यों कहा जाता है, तो ये इसको विश्व का मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी के कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तथा सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें कि 15 देश में 5 + 10 यानी कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्य को अस्थायी सदस्य को सुरक्षा परिषद के द्वारा संस्तुति पर महासभा के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर चुना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सदस्य 15 देश जरूर होते हैं, परंतु इसमें पावरफुल देश 5 देश ही होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, यानी पूर्ण सदस्य इसे कह सकते हैं। और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं जिसे कि सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर चुना जाता है। ये 5 अस्थायी सदस्य देश के पास ही पूर्ण रूप से वीटो का पावर रहता है या कोई भी निर्णय लेने का अधिकार रहता है। और ये 5 सदस्य देश अस्थायी देश इसे ट्रिक के आधार पर याद रखें हम। रूची, बिड़ी, अफड़ा, इसे ये 5 सदस्य देश हैं। रूची, बिड़ी, अफड़ा, रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका तथा फ्रांस। इसे 2-3 बार दोहराइएगा तो याद हो जाएगा। रूची, बिड़ी, अफड़ा यानी कि रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका तथा फ्रांस, ये 5 देश अस्थायी सदस्य देश हैं तथा ये पूर्ण रूप से सदस्य हैं और इसे वीटो पावर है, यानी यही 5 अस्थायी सदस्य देशों को वीटो पावर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 15 देशों का मत के आधार पे ये जब वोटिंग करते हैं तो इस 15 देशों में इस 5 अस्थायी सदस्य देशों का सहमति होना आवश्यक है। अर्थात 15 देश में 9 देश का कम से कम न्यूनतम वोट 9 देश आएगा, जिसमें कि 5 देश अस्थायी सदस्य देशों का वोट होना चाहिए। 5 अस्थायी सदस्य देशों का वोट होगा तो तभी यह वोट मान्य होगा। यदि 15 देश में 14 देश देश का भी एक निर्णय होगा और एक देश ऐसा है जो कि अस्थायी सदस्य देश में है, उसका वह निर्णय में असहमति अपना जता देगा तो वह निर्णय मान्य नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वीटो पावर जिन 5 अस्थायी सदस्य देशों के पास है, उन 5 अस्थायी सदस्य देशों का सहमति होना अति आवश्यक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग कौन सा देश किया है, तो सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया है। और प्रथम बार वीटो का प्रयोग अमेरिका के द्वारा 1971 ईस्वी में किया गया था, जो कि रोडेशिया के प्रश्न पे किया गया था। यानी प्रथम बार वीटो का प्रयोग अमेरिका के द्वारा 1971 में किया गया था रोडेशिया के प्रश्न पर। और इसी अस्थायी सदस्य देशों में चीन के द्वारा भी सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया गया है। चीन के द्वारा सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 ईस्वी में किया गया था, जो कि बांग्लादेश को एक वैश्विक संस्था के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। यानी कि बांग्लादेश को एक वैश्विक संस्था के रूप में वैश्विक संस्था में प्रवेश के लिए मान्यता पर था। चीन का वीटो 1972 ईस्वी में बांग्लादेश को वैश्विक संस्था में प्रवेश के रूप में मान्यता देने के ऊपर था। और इस प्रकार हम सुरक्षा परिषद देख लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों आम सुसट के क्रम में चौथा अंग को देखते हैं। चौथा अंग है सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। यानी सचिवालय का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ में सचिवालय का कार्य होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्यों का देखरेख करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्यालय के सचिवालय का कार्य यही होता है। अर्थात जहाँ भी कार्यालय होगा वहाँ एक सचिवालय जरूर होगा, वहाँ एक कार्यालय जरूर होगा। अर्थात यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में एक इसका कार्य होता है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्य का देखरेख करता है तथा इसका प्रमुख महासचिव होता है। और इस महासचिव का नियुक्ति सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर प्रत्येक 5 वर्ष पर महासभा के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी महासचिव ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखें, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ है यानी 24 अक्टूबर 1945 से उस समय से अभी तक देखा जाए तो महासचिव की संख्या अभी 9वां महासचिव वर्तमान में चल रहे हैं। इसके पहले 8 महासचिव हुए। कुछ महासचिव अपने 2 कार्यकाल पूरा किए, कुछ महासचिव कार्यकाल के दौरान हवाई दुर्घटना में मर गए। तो इस तरह से हम 8 महासचिव याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं दोस्तों। इसे देखिए और इसे बार बार दोहराने के बाद ये याद होगा। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, परंतु ये याद जब हो जाएगा, मन में बैठ जाएगा तो फिर आप भूलिएगा नहीं। देखिए, इसे 2-3 बार पढ़िए, 2 पार्ट में पढ़िए। 3 डे यूकू, इसे पढ़िए 3 डे यूकू और जेबू कोबा। 3 डे यूकू जेबू कोबा।
त्रि से हो जाएगा त्रिगवेली, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली नार्वे हैं, त्रिगवेली जो कि नार्वे के हैं। तथा त्रि से त्रिगवेली हो जाएगा त्रिडे यूकू, डे से डग हैमरशोल्ड, यू से यूथांट, कू से कुर्त वाल्डीहिम। अर्थात हम देखते हैं त्रिडे यूकू का तात्पर्य क्या होता है, त्रिगवेली जो कि नार्वे से बिलोंग करते हैं, तथा दूसरा महासचिव डग हैमरशोल्ड जो स्वीडन से हैं, तथा तीसरा महासचिव अर्थात प्रथम एशियाई महासचिव हम कह सकते हैं यूथांट जो कि म्यांमार से बिलोंग करते हैं। त्रिगवेली, डग हैमरशोल्ड, यूथांट, कुर्त वाल्डीहिम। तथा आगे देखते हैं जेबू कोबा, यानी त्रिडे यूकू जेबू कोबा, जेबियर द कुयार, जे से हो जाएगा जेबियर द कुयार, बू से बुतरस घाली, को से कोफी अन्नान जो कि घाना के थे, तथा बान की मून दक्षिण कोरिया के। अर्थात हम इसे बार बार दोहराएंगे, त्रिडे यूकू जेबू कोबा, बार बार दोहराने से ये आपको याद हो जाएगा। अब जब याद हो जाएगा तो आप इसे सीरियली पढ़ सकते हैं, त्रिगवेली, डग हैमरशोल्ड, यूथांट, कुर्त वाल्डीहिम, जेबियर द कुयार, बुतरस घाली, कोफी अन्नान, बान की मून। वर्तमान में 9वां महासचिव जो अभी वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस हैं। आगे देखते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंगों के क्रम में आम 67 के क्रम में 5वां आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अंग्रेजी नाम है, इसका हिंदी प्रन्यास परिषद होगा। तथा प्रन्यास परिषद वर्तमान में अभी कार्य नहीं कर रहा है। प्रन्यास परिषद का स्थापना उस समय इसलिए किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारा देश ऐसा था जो कि अपना देश को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं था और गरीब था, तो उस देश को चलाने के लिए 4 ऐसे राष्ट्रों का संगठन था जिसे कि न्यास का भार दिया गया था, यानी उस देश को चलाने का भार दिया गया था ताकि वो उस देश के नागरिकों का मानव अधिकार का हनन न होते हुए, यानी उस देश के नागरिकों को बिना परेशान किए हुए, बिना मानव अधिकार का हनन होते हुए उस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 राष्ट्रों को न्यास का भार दिया गया था, जो 4 राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका तथा ब्रिटेन थे। परंतु अब वर्तमान में इसे इसलिए बंद कर दिया गया है कि अभी कोई ऐसा देश नहीं बचा जो अपना देश को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम हो। अभी सभी देश ऐसा हो चुके हैं जो कि अपना देश को चला सकते हैं, सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसी कारण से ट्रस्टीशिप काउंसिल प्रन्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया है। और अंतिम और छठा अंग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद हुआ था 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, परंतु छठा अंग यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और इसके संविधान में यानी इसके संविधान को चार्टर कहते हैं। चार्टर में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं तथा इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 न्यायाधीश हैं तथा इन 15 न्यायाधीशों को महासभा के द्वारा चुना जाता है और सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर चुना जाता है। और इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 1/3 सदस्य यानी 15 न्यायाधीश हैं तो 5 सदस्य यानी 5 न्यायाधीश, यानी प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश सदस्य 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होंगे। और इसका कोड़म अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोड़म यदि 9 न्यायाधीश से कम न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य संचालित नहीं होगा। अर्थात इसका कोड़म जो है 9 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोड़म 9 है तथा इसकी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। अर्थात हम दोस्तों देखते हैं कि अंग्रेजी तथा फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कार्यालयी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य करने की भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल राजभाषा 6 है। प्रारंभ में यह 4 थी, बाद में अरबी तथा स्पेनिश को जोड़ा गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीशों के द्वारा अपना योगदान दिया गया। भारत के 4 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनाए हैं, जो कि क्रमानुसार जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश चुनाने वाले बी रामाराव थे, बेनेगल रामाराव, जिसे कि 1952-53 में चुना गया। उसके बाद बी रामाराव के बाद नागेंद्र सिंह आए, फिर रघुनंदन पाठक और वर्तमान में दलबीर भंडारी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के ओर से न्यायाधीश हैं। दलबीर भंडारी भारतीय न्यायाधीश हैं और ये 2012 से अभी तक बने हुए हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिटेल से जाने और इसके 6 अंगों के बारे में जाने। तो इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 3 छोटा छोटा ट्रिक बताया गया है, उस ट्रिक को बार बार दोहराइएगा, बार बार पढ़िएगा, इससे आपको अच्छा याद होगा, जिससे कि आप परीक्षा में सही तरीक़ा से बना पाइएगा। और इसे बार बार देखने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से आने वाले छोटे छोटे प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं छूटेंगे और ये याद हो जाने से आपको परीक्षा में आसानी होगा। और इस तरह से दोस्तों हम पहले भी कई सारे वीडियो बना चुके हैं और इसके आगे भी वीडियो बनाएंगे। और टॉपिक बताइएगा दोस्तों कमेंट में आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।